Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is chapter number 13, surface area and volume revision for you for your class 10 CBSE board second session. टॉपिक हमने पहले सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो सब कुछ तो कवर करना है, बट थोड़ा सा स्पीड में। ठीक है, अभी का आपका पढ़ा हुआ है? आप आ गए थे उस टाइम या टेस्ट में आ गए थे? तो थोड़ा सा आप फोकस करना, जो चीज समझ में नहीं आया पूछ लेना, है ना। तो अपन नोट्स का भी रेफरेंस लेंगे और बुक के एनसीईआरटी में जो चीजें उसका भी रेफरेंस लेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं चैप्टर को, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पहले हम ये चीज देखते हैं कि अब तक जो इस चैप्टर से पहले की बात करें, तो इस चैप्टर से पहले जो अपन ने ऑब्जेक्ट्स या फिगर्स देखते हैं, अपन ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे उसको, फिगर ही बोलेंगे, है ना। वो 2 डायमेंशनल होते हैं। क्या होते हैं वो? 2 डायमेंशनल। मोटे तौर पे बात करें तो 2 डायमेंशनल का मतलब जिसको अपन शॉर्ट में 2D बोलते हैं, मतलब जिसमें 2 ही डायमेंशन हो, जैसे कि रेक्टेंगल। जैसे कि रेक्टेंगल 2 डायमेंशन कौन सी? लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है। दूसरा, जैसे कि लेंथ रेक्टेंगल के बाद ले लो स्क्वायर। स्क्वायर में बोलो 2 डायमेंशन कौन सी? साइड और साइड। ऐसे नहीं कहेंगे सर एक ही है, दोनों बराबर है, तो दोनों है तो 2 ही ना, साइड और साइड। या पैरेललोग्राम ले लो, पैरेललोग्राम ले लो। पैरेललोग्राम में बोलो 2 डायमेंशन कौन सी? उसकी बेस और उसकी हाइट, उसकी बेस और उसकी हाइट। ठीक है। सर्किल में भी एक रेडियस होती है, तो सर्किल में भी आर का स्क्वायर करते हैं, आपको याद हो तो, एरिया निकालने के लिए। तो आर एंड आर, जितना इधर है आर उतना ही उधर है आर, है तो 2 डायमेंशन ना बीबी, लेकिन अब वो दोनों बराबर हैं, तो उसमें सर्किल की क्या गलती है, तो दोनों आर। ठीक है। तो 2 डायमेंशनल फिगर्स और भी आप बना सकते हो, ट्रेपेजियम। या इन शॉर्ट में कहूं तो वो फिगर्स जिसको आप एक प्लेन पर, प्लेन मतलब क्या होता है? कोई शीट ऑफ पेपर, कोई ब्लैक बोर्ड जैसी ये स्क्रीन, ये सब प्लेन है। किसी प्लेन पर इजीली ड्रॉ कर सको और जस्टिफाई कर सको, उन फिगर्स को अपन क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल फिगर। फॉर एग्जांपल, किसी ने मुझे रेक्टेंगल बनाने के लिए कहा कि बेटा 5 सेंटीमीटर लंबा रेक्टेंगल और 3 सेंटीमीटर चौड़ा रेक्टेंगल बना, तो आप उठाओगे रूलर और बना दोगे। ये सर ये लो 5 सेंटीमीटर लंबा रेक्टेंगल और 3 सेंटीमीटर चौड़ा रेक्टेंगल, बना दोगे ना। तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। वो सारे फिगर्स क्या होते हैं? 2 डायमेंशनल। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स की। तो 3 डायमेंशनल फिगर्स में क्या होता है? एक डायमेंशन बढ़ जाता है। एक डायमेंशन क्या हो जाता है? यानी कि अब अपन स्क्रीन से बाहर आ गए। स्क्रीन से क्या हो गया? अपन मूवी देखने जाते थे पहले, तो पहले के टाइम में 2D मूवी देखते थे अपन, जो होता था हीरो विलियन कुछ भी हो रहा है, वहां पे भूत भी आ गया तो वो उस स्क्रीन के अंदर है, बाहर नहीं आएगा, जो भी होगा उसके अंदर ही रहेगा। ठीक है। अब फिर आप टेक्नोलॉजी बढ़ी और 3D मूवीज आ गई। 3D मूवीज में क्या, भूत यहाँ आके बात करता है, ओए क्या कर रहा है, ठीक है ना, उसका नाक बिल्कुल ऐसे सीध में आके बाहर कर। तो एक डायमेंशन आगे आ गई। ठीक है। 2 डायमेंशन तो पहले ही था, वो पर्दा तो वैसे का वैसे ही है, लेंथ टू ब्रेड्थ। अब हाइट भी आ गई उसकी, अब जैसे भी कह लो डेप्थ आ गई, अंदर जाओगे तो डेप्थ, बाहर आओगे तो हाइट। ठीक है ना। जैसे मान लो अब ये 3 डायमेंशनल लिखा हुआ है, ये बाहर निकल के और अभी का यहाँ आके बात करे कि मैं 3 डायमेंशनल हूँ, ठीक है। या मेरी फोटो बाहर आ जाए, समझ में आया बेटा? ठीक है। तो सोचेंगे, वो टेक्नोलॉजी है वैसे अवेलेबल, सोचेंगे अगले साल लाने के लिए। तू तो चला जाएगा ना, तू तो चला जाएगा, तेरी तो कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे अगले साल आने की। साइंस मैथ्स तू रहने से लेने से रहा, उसके अलावा हम पढ़ाते नहीं है कुछ 11 12 में। तो तू तो चला जाएगा, तेरे को क्या डर तेरे? हाँ। ओके चलो, तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब 3 डायमेंशनल फिगर्स के भी, या फिगर्स नहीं बोलते इनको, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ये वस्तुएं हो जाती हैं फिर, है ना। इनके कुछ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक चीज 3 डायमेंशनल है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट अपन छूते हैं, जैसे बुक छू रहे हैं, चाबी छू रहे हैं, सब 3 डायमेंशनल है। ये सब क्या है? 3 डायमेंशनल है। और जो अपन प्लेन पे बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, वो सब होता है 2 डायमेंशनल। तो 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो जैसे कि सिलेंडर, जैसे कि क्यूबॉइड, ये कुछ 3 डायमेंशनल फिगर्स देखो यहाँ पे बने भी हुए हैं। जैसे कि क्यूब हो गया आपका, है ना, जैसे कि कोण हो गया, ये सारे फिगर्स क्या है बेटा? रोम्बस 2 डायमेंशनल है बेटा। रोम्बस को आप नहीं बना सकते क्या? मैंने कहा रोम्बस बना दो तो इजीली बना दोगे। अभी मैंने कहा सिलेंडर बनाओ। अब सिलेंडर को आप कितनी भी कोशिश कर लो अच्छे से ड्राइंग करने की, लेकिन परफेक्ट सिलेंडर तो कोई नहीं बना सकता 2D प्लेन पे। कैसे बनाओगे? देखो, सपोज करो सिलेंडर बनाने के लिए क्या भी दिया, तो आप ऐसे बनाओगे, इससे ज्यादा सुंदर तो क्या ही बना सकते हो। ये लो, और थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दोगे, सर यही बन गया, इससे ज्यादा तो बन नहीं सकता। जबकि सिलेंडर में ऊपर और नीचे सर्किल्स होते हैं, कहाँ बनाया आपने सर्किल्स? ठीक है ना, समझ में आई बात?
तो आप जुगाड़ लगा के बना सकते हो 3 डायमेंशनल फिगर्स को, एक्चुअली नहीं बना सकते। तो उन ऑब्जेक्ट्स को अपन क्या कहते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी ड्रॉन इजीली ऑन ए 2D प्लेन। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि अभी जैसे ये आपको स्क्रीन पे क्यूबॉइड दिख रहा है, दिख रहा है क्यूबॉइड दिख रहा है, तो बना तो दिया जुगाड़ लगा के, लेकिन क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं अभी पढ़ने भी वाले हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, कितने फेसेस, चलो 12 तो साइड्स होती हैं, 6, अभी कितने दिख रहे हैं, तो 6 फेसेस कहां दिख रहे हैं, नहीं बना पाया ना। अगर आप पीछे वाला दिखाओगे तो अगला छुप जाएगा, राइट वाला दिखाओगे लेफ्ट वाला तो छुप जाएगा, ऊपर वाला दिखाओगे नीचे वाला छुप जाएगा। समझ में आई बात। तो आप 3 फेसेस ही दिखा पाओगे, या कोण देख लो, कोई सा भी फिगर देख लो, जैसे अभी ये स्पीयर बनाया इसने, ये किस एंगल से स्पीयर लग रहा है, हमको तो सर्कल लग रहा है। तो कितनी भी कोशिश करे थोड़ी मुश्किल होती है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड 3D ऑब्जेक्ट्स। शिवम तेरे को बुला रहा है? ओके चलो, अब बात करते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्या रेफरेंस है सर इसका। तो देखो 2D ऑब्जेक्ट्स का हम क्या क्या निकालते थे, उनके रेफरेंस में अपन किन किन चीजों की बात करते थे। तो 2D ऑब्जेक्ट्स में हम जनरली 2 बातें करते थे, एक होता था पेरीमीटर, जिसको किसी किसी फिगर के रेफरेंस में सरकमफ्रेंस भी बोला जाता है, जैसे सर्किल हो जाए तो सरकमफ्रेंस, और कोई फ्लैट हो ऑब्जेक्ट फिगर हो जैसे रेक्टेंगल या ट्रायंगल तो उसमें पेरीमीटर। और दूसरी चीज अपन निकालते थे एरिया। अपन हर एक 2D फिगर का पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस या फिर एरिया निकाल सकते हैं, और निकाला भी है, फॉर्मूला भी याद किया है, जिसका फॉर्मूला नहीं है तो कुछ तोड़ मरोड़ के निकाला है, निकाला है। ठीक है, अब 3D ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस में जो चीजें निकलती हैं वो क्या क्या निकलती हैं। तो यहाँ पे एरिया बिकम्स सरफेस एरिया। एरिया क्या हो जाता है, सरफेस एरिया। अब ऐसा क्यों, देखो बेटा, मेरे पास एक 2D रेक्टेंगल है, मान लो ये एक 2D रेक्टेंगल है, ये भी एक 2D रेक्टेंगल है, इसका एक एरिया है, इसका भी एक एरिया है, एक 2D रेक्टेंगल यहाँ पे भी लगा दिया, इसका भी एक एरिया है, एक 2D रेक्टेंगल नीचे भी लगा दिया, इसका भी एक एरिया, एक सामने लगा दिया और एक पीछे भी लगा दिया। तो ये 6 फेसेस, 6 रेक्टेंगल्स का जो मैंने रेक्टेंगल्स को फेस हो गए वो है ना, उससे जो ऑब्जेक्ट बना वो क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो अगर मैं सिंपली इस रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल का तो एरिया है, ये एरिया जो भी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है मान लो, लेकिन इसी एरिया को मैं उस बने हुए ऑब्जेक्ट की रेफरेंस में बात करूं तो वो एरिया उसका सरफेस एरिया। समझ आया? ठीक है, सरफेस मतलब क्या होता है, परत, उस ऑब्जेक्ट की परत। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट 3D है, ठीक है, तो इसमें ये वाला जो एरिया जहां पे हमने ये सब कुछ रखा हुआ है, तो अगर इस फेस की बात करूं तो इस फेस का तो ये एरिया है, बट इस ऑब्जेक्ट का तो ये सरफेस एरिया। समझ में आई बात? हाँ, दिखने वाला एरिया, ये भी बात सही है कि नहीं, वो अपन ऐसे याद रखेंगे कि सरफेस एरिया में कौन कौन सी चीज काउंट होती है। डेफिनेशन का मतलब है उसकी सरफेस का एरिया, उसकी परत का एरिया। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कौन कौन सा एरिया काउंट होगा, तो जो अपने को नेकेड आइज से साफ साफ दिखाई दे रहा है वो एरिया ही काउंट होगा, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो उसके सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो इस ऑब्जेक्ट ठोस है, तो ठोस है तो अंदर का एरिया नहीं दिख रहा, तो सरफेस एरिया बाहर का ही होगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट जैसे यहां से ये खोखला है, तो इसका सरफेस एरिया में ये वाला एरिया भी काउंट होगा। ठीक है, क्लियर है? इज दिस क्लियर? ठीक है, और दूसरी चीज क्या निकलती है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब अगर वो एक 3D ऑब्जेक्ट है तो उसने इस संसार का जो ये स्पेस है, स्पेस समझते हो, अंतरिक्ष, इसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी को ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैसे ये टेबल, जैसे ये बॉटल है, तो बॉटल ने भी इस अंतरिक्ष का कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। जितना भी स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो उसका वॉल्यूम है। सिंपल सी भाषा, इससे बड़ी कोई डेफिनेशन नहीं। इसने इस अंतरिक्ष का कितना क्वांटिटी को ऑक्यूपाई किया हुआ है इस समय, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब कुछ भी ले लो, सिलेंडर ले लो, उसने भी ऑक्यूपाई करेगा, हमने भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, हम भी अंतरिक्ष में ही, तो हम हमारा भी वॉल्यूम हो सकता है कि हमने कितना ऑक्यूपाई किया हुआ। क्लियर है? तो ये 2 चीजें निकलती है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इर्द गिर्द की अब छोटी मोटी चीजें अलग अलग ऑब्जेक्ट से जैसे आएंगी, जैसे कहीं स्लेंटाइट निकल के आएगा, कहीं डायगोनल निकल के आएगा, वो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। इज दिस क्लियर? सरफेस एरिया भी फिर 2 तरह का होते हैं जिसका जिक्र किया हुआ है, एक को बोलते हैं अपन CSA, एक को बोलते हैं अपन TSA। डिफरेंस क्या है, CSA में क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की दीवारों का एरिया लेता है, किसका, वॉल्स का एरिया लेता है, किसका लेता है, वॉल्स का एरिया लेता है। और टोटल सरफेस एरिया में वॉल्स के साथ साथ बेसेस का एरिया भी लेता है। बेस मतलब जो नीचे बेस है या ऊपर बेस है। ठीक है, मैं इसको कह सकता हूं ओनली वॉल्स का एरिया, ओनली वॉल्स का एरिया। और इसको मैं क्या कह सकता हूं शॉर्ट में, भी वॉल्स तो आएंगी आएंगी, टोटल लेना है, सब कुछ लेना है, तो साथ में जो उसके बेसेस होंगे, बेसेस कहाँ कहाँ होते हैं, नीचे और ऊपर बेस होता है। जैसे ये बॉटल देखो, इसका अगर मैं वॉल्स का एरिया देखूं तो ये सारा इसका वॉल्स का एरिया है,
ये सारा इसका क्या है, यहां से लेके यहां तक वॉल्स का एरिया, और बेस का एरिया देखूं तो एक बेस नीचे और एक बेस, ये सारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अब जनरल फॉर्मूलाज की तरफ। देखो एक बात हम इसमें पढ़ेंगे वॉल्यूम, और एक बात हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया भी फिर क्योंकि दो तरह का हो गया, एक हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा हो गया टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के कुछ नाम और हैं, एक क्या है लेटरल सरफेस एरिया, और एक क्या है एरिया ऑफ फोर वॉल्स। कोई के कर्व्ड सरफेस एरिया, कोई के लेटरल सरफेस एरिया, या कोई का एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ये नाम अलग अलग कैसे रखे जाते हैं, ये नाम अलग अलग उस ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से रखे जाते हैं। उसकी दीवारें गोल होती हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है, उसकी दीवारें फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं, तो फिर उसमें लेटरल सरफेस एरिया लिख देते हैं। उसकी दीवारें चार होती हैं, साफ साफ दिखाई दे रही है कि चार ही हैं, तो फिर उसको एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कह देते हैं। ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया में तो टोटल आएगा ही आएगा, दीवारों के साथ बेसिस का एरिया भी आएगा। तो कुल मिला के तीन चीजें हो गई फिर, वॉल्यूम, सीएसए एंड टीएसए। अच्छा, कर्व का मतलब क्या होता है, कोई भी घुमावदार चीज, लाइक दिस, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, घुमावदार चीज का एरिया। जब कर्व का मतलब ही यह है कि जो घुमावदार है, कोई भी घुमावदार चीज, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो घुमावदार चीज है उसका एरिया। और लेटरल का मतलब क्या होता है, प्लेन या फिर सपाट चीज, फ्लैट चीज जिसको अपन कहते हैं, फ्लैट होती है। जैसे अब ये दीवार फ्लैट है, ये कर्व्ड नहीं है, ये कर्व्ड नहीं है। जैसे अभी जैसे ये स्क्रीन देख रहे हो, ये फ्लैट है। आजकल कर्व्ड स्क्रीन भी आने लग गई है, आपने देखी होगी, सैमसंग ने निकाली, बिल्कुल ऐसे कर्व्ड स्क्रीन है वो। ठीक है। और अभी ये स्क्रीन कैसी है, फ्लैट है, तो ये तो इसका तो लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा, उसका क्या निकलेगा, घुमाव कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया में। ऑब्वियसली मैं सीएसए को तो जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा, और बेस का दुगना जनरली जोड़ा जाता है। अभी किसी किसी केस में ये दुगना नहीं जोड़ता है क्योंकि उसका एक बेस गायब होता है। ठीक है, पर जनरल चीज की बात कर रहे हैं तो बेस का दुगना ही जुड़ता है। एक जनरल बात कर ली कि टीए से होता क्या है, दो बार तो बेस को जोड़ दो क्योंकि ऊपर नीचे बेस मिलेगा, और सी से या एल से जो भी होगा उसको ऐड करना पड़ेगा। अब सुनिए, आपके पास जितने भी फिगर्स हैं, कितने फिगर्स की अपन जिक्र करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करता हूं मैं। इन ऑल 6 फिगर्स का जिक्र करेंगे, या फ्रस्टम भी है कोर्स में, बताओ। नहीं है, तो फिर 6 फिगर्स का हम जिक्र करेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोण, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो इन 6 चीजों के कितने फॉर्मूले हो गए, हर एक के 3 तो हो गए ही होंगे, हर एक के 3 तो होंगे ही होंगे। तो 3 इसके, जैसे सी ए से टी ए से वॉल्यूम, सी ए से टी ए से वॉल्यूम, तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए। अब आप कहोगे सर स्फीयर का नहीं होता है, क्यों होता है, तो कोई बात नहीं, एक आध फॉर्मूला वैसे भी एक्स्ट्रा निकल के आएगा, और एक आध और एक्स्ट्रा मान लो, टोटल मिला के लगभग 20 का आंकड़ा मान लो। ठीक है, तो ये 20 फॉर्मूला तो आपको याद होने ही चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस चैप्टर को आप छू ही नहीं सकते अगर नहीं होंगे। पता है क्यों, क्योंकि ये 20 फॉर्मूले याद करना तो 9th में ही था। ये 20 फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे तो ऐसा मत सोचना कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हो। इस 20 फॉर्मूला से तो 9th क्लास के इस चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं। इस बार क्या है नया, इस बार थोड़े से डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, केवल 20 फॉर्मूला याद करना विल नॉट बी सफिशिएंट। फिर आपको उसके बाद क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि फिगर्स के अंदर फिगर्स, जैसे स्फीयर के ऊपर हेमिस्फीयर, सिलेंडर के ऊपर कोण रख दिया, किसी के अंदर डाल दिया, जैसे सिलेंडर के अंदर स्फीयर डाल दिया, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो फॉर्मूला तो याद करना ही है, लेकिन फॉर्मूला याद करना इज नॉट लाइक भाई हमने जंग जीत ली चैप्टर की। ठीक है, तो तेरे को तो डबल काम करना है, अभी तो फॉर्मूला भी याद नहीं है, और फिर थोड़ा थोड़ा तो वो पूरा करना है। ठीक है ना, क्लियर है। अब 20 फॉर्मूलों को याद करने की टेक्निक हमने बताई है, हमने फॉर्मूला डेरिवेशन पे काम किया था भाई, कभी हम फॉर्मूला भूल जाए तो जल्दी से कैसे डिराइव कर लें। जो इजी होगा उसको डिराइव करेंगे, और जो जिसका डेरिवेशन ही अब मुश्किल है तो फिर हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको अपन सीधे सीधे याद रखेंगे। तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का सीएसए निकालने का फॉर्मूला होता है, या एलएसए भी कह सकता हूं मैं, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये 3 जनरल फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं। पहले सीएसए से स्टार्ट करता हूं, हालांकि उसने पहले टीएसए लिखा है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं सीएसए। ठीक है, सीएसए को क्या कहते हो, एलएसए भी कह सकते हो, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल या फिर एरिया फॉर वॉल्स। क्या करेंगे हम, 3D ऑब्जेक्ट होगा तो उसका कोई बेस होगा, होगा क्या, होगा क्या, और बेस 2D होगा। अपन हर एक फिगर का ये भी देखेंगे कि इसका बेस होता क्या है। तो बेस 2D होगा, और 2D फिगर का पेरीमीटर निकलता है, निकलता है, तो अपन उसका पेरीमीटर निकाल के उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कहा मैंने, पेरीमीटर निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे।
वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे अपन, उसके बेस का एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए ध्यान से, लेट अस कंसीडर दिस रूम। मुझे क्या चाहिए, इस 4 दीवारों का एरिया चाहिए। तो ये इसका CSA है या LSA कह दो ज्यादा से ज्यादा, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स कह दो। तो उसका एरिया निकालने के लिए मुझे इस दीवार का एरिया, इस दीवार का एरिया, इस दीवार का एरिया और इस दीवार का एरिया चाहिए। इस दीवारों का एरिया कैसे निकलेगा? देखो ये जो एज है, ये जो एज देख रहे हो आप, ये एज इस रूम की या तो लेंथ है या ब्रेड्थ है या हाइट है, इनमें से कोई एक चीज है। तो इस एज को मैं इसकी दूसरी एज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तब इस दीवार का एरिया आ रहा है। इस एज को मैं इसकी इस एज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तब इस दीवार का एरिया आ रहा है। तो इस तरीके से इस एज को इस एज से, इस एज को इस एज से, इस एज को इस एज से, तो कुल मिला के ये चारों जो एजेस हैं इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और चारों एजेस का सम क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस। नहीं समझ आया? इस दीवार के एरिया में क्या क्या काउंट हुआ मुझे बताओ। ये सामने वाली एज इनटू हाइट। इस दीवार के एरिया में क्या क्या काउंट हुआ? नीचे वाली एज, एज समझ रहे हो ना, साइड, इनटू हाइट। इसमें ये एज इनटू हाइट, और उसमें वो एज। फिर चारों को जोड़ोगे तो ये एज इनटू हाइट, ये एज इनटू हाइट, ये एज इनटू हाइट तो कॉमन है। दिस एज प्लस दिस एज प्लस दिस एज प्लस दिस एज मल्टीप्लाइड बाय हाइट बाहर निकाल सकता हूं। और इन चारों एजेस का सम इस बेस का पेरीमीटर है या नहीं है? तो फॉर्मूला डिराइव हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये सिंपल सी बात मैं यूं समझ सकता हूं कि जब मैं CSA निकाल रहा हूं तो मेरे को इस रूम के अंदर से कोई मतलब नहीं है, केवल दीवारों से मतलब है। और दीवारों से मतलब है तो दीवार जो है उसके पेरीमीटर से बन रही है, तो पेरीमीटर से मैं ऊपर जाऊंगा, पेरीमीटर इनटू हाइट। अब बात करता हूं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में तो इस रूम के अंदर की सारी स्पेस से मतलब है मुझे। तो आप ऐसे इमेजिन करो, है ना, ऐसे इमेजिन करो, डरना मत बस, है ना, कि ये जो फर्श है, इस फर्श में से कोई भी एक ऐसी चीज जो ऊपर उठ रही है। मैं मूवी में देखा होगा आपने, मोकेम्बो खुश हुआ, उसमें ऊपर लटका देता है और फिर नीचे से कांटे निकालता है ना ऐसे इस तरीके के इमेजिन करो। तो वो जो भी चीज जा रही है वो इस रूम के वॉल्यूम से होती हुई जा रही है, जा रही है इस रूम के वॉल्यूम से। अब ये जो चीज है ये एरिया है, मान लो ये फर्श ही ऊपर हो रहा है, तो ये फर्श ऊपर होगा तो इस रूम के वॉल्यूम से होता वो ऊपर जाएगा। मेरे को ये अंदर का सारा स्पेस चाहिए। तो आप टेक्निकली बात करें तो इस फर्श को इस हाइट में से ले जाके ऊपर अगर चिपका दें तो पूरा वॉल्यूम कवर करके जाएगा ये फर्श। दैट मीन्स इस फर्श का पूरा एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट। CSA में तो मैं दीवारों पे चढ़ूंगा, ऐसे मान लो, ठीक है, मतलब आप चढ़ोगे, मैं तो चढ़ चुका, ठीक है। तो इसमें पेरीमीटर होता है क्योंकि आप दीवारों से होते हुए हाइट पे जा रहे हो, और इसमें एरिया आप है ना अंदर से होते, मतलब पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करते हुए ऊपर चल रहे हो। दैट मीन्स कंप्लीट एरिया ऑफ दिस बेस या फ्लोर कह लो इनटू इट्स हाइट। ठीक है जी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रामबाण फॉर्मूला है, सब भूल जाओ तो ये याद रखो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हो, एरिया ऑफ इट्स बेस इनटू हाइट। और CSA या LSA का रामबाण फॉर्मूला क्या था? पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस इनटू हाइट। और TSA का तो काफी आसान है कि CSA तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और जो भी एक आध बेस हो, 2 हो, 3 हो, 3 तो होते ही नहीं है, मैक्सिमम 2 ही होंगे, या 1 होगा या होगा ही नहीं, यही केसेस बन सकते हैं। तो उस बेस को आप इसमें ऐड कर दो तो TSA आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब अपन उठाते हैं पहला फिगर, क्यूबॉइड, सॉरी। तो ये इस तरह का एक क्यूबॉइड होता है, आप सब जानते हैं, 10th में आए हैं तो 9th भी पढ़ के ही आए होंगे। देखो ये जो फिगर आप देख रहे हो, इसमें ये तो है लेंथ, ये तो है, आपको 12 एजेस दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 तो यूं है, और फिर 4 यूं है, 1 2 3 4, और फिर 4 यूं है, 1 2 3 4, तो 12 एजेस दिखाई दे रही है। इन 12 एजेस को डिवाइड कर दिया 3 डायमेंशन में, तो 4 तो हो गई लेंथ, 4 हो गई ब्रेड्थ, और 4 हो गई टोटल 12 एजेस हो गई। अब इस क्यूबॉइड के हिसाब से देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, देखो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी, और चारों लेंथ ये बराबर है। अभी आपको कैसे भी दिखाई दे रही है बट ये न्यूमेरिकली इक्वल है। फिर ब्रेड्थ को इन्होंने ऐसे कह दिया, वैसे तो देखा जाए तो क्यूबॉइड की ये हाइट होती है, बट इन्होंने इसको ब्रेड्थ क्यों किया? इन्होंने रेक्टेंगल से फॉर्म किया, भाई ये रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल में ये लेंथ और ये ब्रेड्थ थी ना, फिर फॉर्मेशन में तीसरी डायमेंशन बढ़ा दी तो फिर उसका नाम सिंपली हाइट रख दिया।
ये वाली इसकी डायमेंशन हाइट हो गई, ठीक है। बट अगर अपन रेक्टेंगल से फॉर्मेशन की बात ना करें तो फिर इसको हाइट मानते हैं ना, इसको हाइट मानते हैं और इसको ब्रेड्थ मानते हैं। कुल मिला के 4 लेंथ है, 4 ब्रेड्थ है, 4 कैसे भी कर लो। इस फिगर के हिसाब से देखो, ये तो ये हाइट मानी है, तो ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट और ये हाइट, और 4 ब्रेड्थ कौन कौन सी होंगी बताओ। ये 4 ब्रेड्थ, 1 2 3 4, ठीक है जी। 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ, 4 हाइट। फटाफट से इस रूम में बताओ 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ, 4 हाइट कहाँ है, जल्दी से। द रूम यू आर सिटिंग इन। 4 लेंथ, देखो लेंथ और ब्रेड्थ, सुनो मेरी बात सुनो। हाइट तो हमेशा समझते हो क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ में कंफ्यूजन होता है। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा फ्लोर में मिलेगी और बेस में मिलेगी। क्या कहा मैंने, लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा कहां मिलेगी, फ्लोर में और बेस में। और हाइट हमेशा दीवारों में मिलेगी, कभी भी हाइट फ्लोर में नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्लियर है। अब फ्लोर में कैसे डिसाइड करें कि सर लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, लेंथ कौन सी ब्रेड्थ, जो लंबी है वो लेंथ है, जो छोटी है वो ब्रेड्थ है, सिंपल सा लॉजिक। तो अभी आप फ्लोर में देखो, जो फ्लोर के जो एजेस है उसमें लंबी एज ये है, लंबी एज ये है, या करीब करीब तो ये स्क्वायर ही है, बट फिर भी देखें तो लंबी एज ये, तो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, हो गई 4 लेंथ। अब बताओ ब्रेड्थ, तो ये ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ, 2 ब्रेड्थ तो हमको मिलेंगी फ्लोर में, और 2 ब्रेड्थ मिलेगी अपने को उसमें सीलिंग में, है ना। एक ब्रेड्थ, एक ब्रेड्थ, और 4 हाइटें जो होती हैं वो हाइट हमेशा क्या काम करती है, फ्लोर को सीलिंग से जोड़ने का काम करती है। एक हाइट, एक हाइट, तीसरी हाइट और चौथी हाइट। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब मैं कभी भी आपको, अभी जैसे मैं फेसेस का एरिया निकालना सिखाऊंगा तो आपको ये रेफरेंस माइंड में रहेगा कि इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट कहाँ है इस रूम के अंदर, ठीक है। अब आइए स्क्रीन पे। तो 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ब्रेड्थ को किसी किसी क्वेश्चन में विड्थ कह के भी संबोधित करेगा, और हाइट को किसी किसी क्वेश्चन में डेप्थ कह के भी संबोधित करेगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स, जिसको आप सी से नहीं कह सकते इस केस में, क्योंकि क्यूबॉइड में जो दीवारें होती हैं वो कर्व्ड नहीं होती है, वो फ्लैट होती है ना, जैसे अभी इस रूम की दीवारें। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स तो कह सकते हो क्योंकि 4 दीवारी है, और एल से कह सकते हो। क्या रामबाण फॉर्मूला बताया मैंने, बोलो। पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस इनटू हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस, तो क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, रेक्टेंगल। क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, क्यूबॉइड किससे शुरू होकर ऊपर गया है, रेक्टेंगल से। उसकी नींव है, मतलब कहां पे वो एक तरीके से मानो कि जमीन पे वो कैसे टच हो रहा है, तो रेक्टेंगल के बेस पे टच हो रहा है, तो रेक्टेंगल उसका बेस है, और इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, एवरीवन नोस ये तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इनटू हाइट। इसको थोड़ा सा और अगर अपन देखें तो 2h को साथ में रख दो यहाँ पे, और l प्लस बी। ये तो हो गया अलजेब्रिक डेरिवेशन। अब आते हैं अपन प्रैक्टिकल डेरिवेशन पे, जिससे पूछूं बताना मुझे। अभी का आपके सामने एक दीवार है, इसमें 2 डायमेंशन, दीवार है वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन होती हैं। तो इसमें 2 डायमेंशन कौन कौन सी है सामने वाली दीवार में, ये हाइट है बेटा, अभी अभी अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेंथ 4 लाइन, लेंथ कौन सी, 1 2 3, रेक्टेंगल के हिसाब से देखे। अब इस रूम के हिसाब से बताओ कि इस दीवार में कौन कौन सी डायमेंशन आ रही है, इस रूम की 3 डायमेंशन में से, लेंथ ब्रेड्थ हाइट में से इस दीवार पे कौन कौन सी डायमेंशन आ रही है, लेंथ कहां आ रही है बेटा। इस दीवार में 4 एजेस कौन सी हैं, 1 2 3 4। तो एक तो हाइट बताई थी ना, ये 4 हाइट थी, और ये ब्रेड्थ बताई थी, तो ब्रेड्थ इनटू हाइट आ रहा है ना। भाई इस दीवार का एरिया कैसे निकालोगे, इस रूम की ब्रेड्थ को इस रूम की हाइट से मल्टीप्लाई करके, तो ब्रेड्थ इनटू हाइट। निशिता आपके पीछे वाली दीवार में सेम होगा, क्योंकि ऑपोजिट में तो बिल्कुल सेम होगा। तो ये ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो ये भी ब्रेड्थ, तो बी एच, ब्रेड्थ इनटू हाइट, बी इनटू एच, बी एच, और ये भी बी एच प्लस बी एच, 2bh। अब बता दीपेश, इस वाली की, इस वाली दीवार का एरिया कैसे निकालेगा, ये लेंथ है, दीवारों में हाइट तो आएगी आएगी, फिक्स है, दीवारों में हाइट तो आएगी आएगी। अब हाइट के साथ या तो ब्रेड्थ का कॉम्बिनेशन होगा या लेंथ का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें ब्रेड्थ का कॉम्बिनेशन था, तो इन दोनों दीवारों में अब लेंथ का कॉम्बिनेशन होगा, लेंथ इंटू हाइट इस दीवार का एरिया, लेंथ इंटू हाइट इस दीवार का एरिया, तो LH और LH। तो वो तो 2BH हो चुका था और ये 2LH हो चुका था। 2BH और 2LH को ऐड करेंगे तो 2H कॉमन बचा, क्या, L प्लस बी फॉर्मूला, ठीक है। अब ये डेरिवेशन कब काम आएगा सर, सीधे फॉर्मूला याद करा दो। तब काम आएगा जब क्वेश्चन कहेगा बेटा 3 दीवारों का एरिया बताओ। पेंटर को तो 3 ही दीवारें पेंट करनी है, चौथी दीवार छोड़नी है। अब 3 दीवारों का एरिया में कौन सी छोड़नी है, ब्रेड्थ इनटू हाइट वाली छोड़नी है या लेंथ इनटू हाइट वाली छोड़नी है, वो इन्फॉर्मेशन वो देगा। लेट अस सपोज मैं इन 3 दीवारों का एरिया निकालूं, तो 2BH इंटू सिंगल LH। लेट अस सपोज मैं इन 3 दीवारों का एरिया निकालूं, तो 2LH प्लस सिंगल BH, ठीक है।
इसीलिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और सीधा फॉर्मूला तो हर कोई याद करता है, ये 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है जी, अब चलते हैं टोटल सरफेस एरिया इज क्वाइट इजी। हम क्या कर देंगे, एल से तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, बेस का एरिया भी जोड़ देंगे। तो 2BH और 2LH तो थे ही हमारे पास, अभी उसी पे रुके रहो। चार दीवारों का एरिया क्या था, लिख देता हूं मैं, लो 2BH और 2LH, ये तो था ही सही। अब टोटल सरफेस एरिया में इन चार दीवारों के अलावा ये फर्श भी जुड़ गया और सीलिंग भी जुड़ गया। मैंने जैसा आपको कहा कि फर्श और सीलिंग में कभी हाइट नहीं होती, हमेशा क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। तो L इंटू बी इधर भी एल बी, और L इंटू बी उधर भी एल बी प्लस एल बी, 2LB भी जुड़ गया, 2LB भी जुड़ गया। तो 2 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, दिस इज द फॉर्मूला टू डिराइव टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। चलो वॉल्यूम की बात करते हैं। तो रामबाण फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, कि एरिया से होते हुए हाइट में जाना है। एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल का एरिया हर कोई जानता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू व्हाट, इट्स हाइट, इनटू व्हाट, इट्स हाइट। तो LBH इज द फॉर्मूला टू डिराइव द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, और सिलेंडर नहीं सॉरी क्यूबॉइड। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही, ठीक है जी बच्चों। तो तीनों फॉर्मूले याद हुए क्यूबॉइड के, क्यूब के, क्योंकि इसी से बनेंगे। तो क्यूबॉइड के तीन फॉर्मूले याद हुए क्या, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो फॉर्मूले, एल से बोलो, चलो 2H इंटू एल प्लस बी, या शॉर्ट में याद करो तो 2LH और 2BH, एल इंटू बी नहीं रहेगा इसमें, है ना। और TSM में 2 इंटू एल इंटू बी भी रहेगा, तो यानी 2 कॉमन, और तीनों LB प्लस BH प्लस LH। वॉल्यूम की बात करें LBH। चलते हैं आगे। अब डायगोनल भी आएगा इसमें ना, क्यूबॉइड और क्यूब में एक एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकालेंगे, वैसे तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट अगर इन केस अगर हम भूल गए तो क्यूबॉइड बना किससे है, किससे बना है ये क्यूबॉइड, बोलो। बेस क्या है इसका, रेक्टेंगल। अगर कल को मैं आपसे रेक्टेंगल का डायगोनल निकालने के लिए कहूं तो आप निकाल सकते हो, बोलो कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या निकलेगा, लेटर से ये L है ये B है, तो कैसे क्या निकलेगा इसका, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। तो रेक्टेंगल का डायगोनल ऐसे निकलता है, तो जब मैं क्यूबॉइड का डायगोनल निकाल रहा हूं तो एक डायमेंशन और ऐड कर लो, खत्म हो गया याद, हो गया याद। रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अच्छा क्यूबॉइड में डायगोनल होता कहाँ है, लेटर से इस रूम का डायगोनल कौन होगा, मतलब कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, चलो ये बताओ, देखते हैं आपकी इमेजिनेशन पावर। एक तो कुछ कोने से किस, अच्छा डायगोनल क्या होता है, वैसे डायगोनल क्या होता है, जो ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाता है। तो इस क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइडल रूम में कितने कोने ये बताओ, चार ही कोने। तो पहले तो फिर शिवम तू ये पढ़ ले, एक क्यूबॉइड हैज 8 वर्टिसेस, देखो स्क्रीन पे देख लो, चलो एक बार फिर डिस्कस करते हैं। वो 12 एजेस तो मैंने गिना दी थी, और 6 फेसेस, यानी ये 6 दीवारें गिना दी थी, 4 दीवारें और 2 ये, तो 6 फेसेस तो याद रह जाएंगे, 12 एजेस याद रह जाएंगे, और 8 वर्टिसेस होते हैं, 8 कोने। अब वर्टिसेस क्या होती हैं, वर्टिसेस वो होती हैं जहां पे तीनों डायमेंशन आके मिले। वर्टिसेस क्या होती है बेटा, वर्टेक्स की प्लूरल फॉर्म है, इसको अपन क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्या होती है ये, जहां पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट आकर मिल जाएं। जैसे कि कोई सा भी कोना ले लो, अभी तेरे साइड वाला ही कोना ले ले, तो इसमें देख, ये तो लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट तीनों आके मिल रही है। तो जहां पे तीनों डायमेंशन आके मिल जाएं, उस कोने को क्या कहते हैं, उस फिगर या उस ऑब्जेक्ट का वर्टेक्स क्या कहते हैं। तो कितने कोने हो गए, 4 तो नीचे दिखाई दे रहे होंगे आपको, और 4 ही ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। और डायगोनल क्या होता है, जो ऑपोजिट वर्टेक्स वर्टिसेस को जोड़े, ऑपोजिट वर्टिसेस को। तो अब गिन के बताओ कितने डायगोनल, ज्यादा होंगे सोचो। तो फिर डायगोनल की डेफिनेशन पूरी सुनो। डायगोनल एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ऑपोजिट वर्टिसेस को जोड़ती है, प्लस उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से होती हुई जाती है। अगर ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम, और अगर 2D फिगर है तो एरिया से होती हुई जाती है, मतलब उसके अंदर से होती हुई जाती है कुल मिला के, ठीक है, उसकी साइड परत से होती हुई नहीं जाएगी वो। तो कई बच्चे इसको भी डायगोनल मानते हैं, किसको, जैसे इस दीवार का जो डायगोनल है, इस दीवार का डायगोनल क्या होगा, ऐसे दीवार पे ही आएगा, उसको भी इस रूम का डायगोनल मान लेते हैं, बट वो इस रूम का डायगोनल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो उसके वॉल्यूम से होता हुआ नहीं गया। ठीक है, क्लियर है। तो उस कोने से इस कोने पे, सिमिलरली ऐसे कैसे उल्टा कर दो, देखो ऐसे, ऐसे इस कोने से उस कोने पे, और ऐसे कैसे ही दो इधर होंगे,
इस कोने से इस कोने पे उल्टा करो, अब उस कोने से इस कोने पे। तो 8 कितने होंगे, 4 डायगोनल्स होते हैं एक क्यूबॉइड के अंदर। अब इसका आंसर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्यों आया, क्यों आया बोलो। सपोज करो मेरे को कौन सा कोना लू, इस कोने से इस कोने का डायगोनल की लेंथ निकालनी है, सबका आंसर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा सबका। क्यों आया, लेकिन मेरे को इसकी लेंथ चाहिए। आप एक काम करो, इस दीवार में या उस दीवार में, कोई भी एक दीवार ले लो, जैसे वो वाली दीवार ले लो, तो उस दीवार में डायगोनल की लेंथ कैसे आएगी, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, अब इसकी लंबाई क्या है, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब इसकी लंबाई का स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये चाहिए। तो इसके अंदर अगर मैं, अब आप कंसीडर करो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, वहां से लेके इस डायगोनल तक एक साइड, एक इसके अंदर जो डायगोनल है वो, और एक ये जो नीचे लेंथ है, इमेजिन हो रहा है क्या। फिर से सुनो, नीचे जो लेंथ है वो, इसके अंदर जो मैंने डायगोनल बनाया वो, और जो ये डायगोनल इस रूम का बन रहा है वो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, नीचे वाले एल का स्क्वायर, और उसका ऑलरेडी निकल चुका है बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस उसका जो भी निकल चुका है बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये इसके स्क्वायर की वैल्यू है, जब एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो रूट लग जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। इज दिस क्लियर, नहीं तो डायरेक्ट याद रख लो, वो तो है ही हमारे पास ऑप्शन है हर टाइम अवेलेबल। ठीक है जी, क्यूबॉइड के बाद नेक्स्ट चीज क्या, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या आएगा, क्यूब आएगा। जो 9th क्लास में हमने ये चैप्टर कवर किया था, तो उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट वाइज एक्सरसाइजेस बनी हुई थी। जैसे पहली एक्सरसाइज क्यूबॉइड एंड क्यूब की, दूसरी एक्सरसाइज फिर थी सिलेंडर की, फिर कोण की, और फिर लास्ट में स्फीयर हेमिस्फीयर की। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, इस साल क्या है, कॉन्सेप्ट वाइज एक्सरसाइज बनी हुई है, यानी पहली एक्सरसाइज के अंदर भी आपको सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी। फिर कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, जैसे पहले सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट्स ले लो, फिर वॉल्यूम के, फिर वॉल्यूम को मिलाने के, सरफेस एरिया को मिलाने के, इस तरीके की। तो हमारी मजबूरी ये है कि पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सारे ऑब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में हर एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो क्यूब देखो। अब क्यूब जो है एक क्यूबॉइड ही है, एक क्यूब जो है एक क्यूबॉइड ही है, बट वो ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी तीनों डायमेंशन इक्वल है, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट। तो तीनों इक्वल है, तो तीनों को एक ही नाम दे दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया साइड। क्या रख दिया गया, साइड। और साइड को किससे डिनोट कराते हैं बेटा, इसको क्या हो गया, तो साइड को किससे डिनोट कराते हैं, ए। लेट अस से कि ये एक क्यूब है, वैसे लग नहीं रहा क्यूब, किसी भी एंगल से क्यूबॉइड ही लग रहा है, बट मान लो अभी क्या जाता है। तो ये भी ए, ये भी ए, और ये भी है। तो इसके 12 जितनी भी एजेस हैं, अभी मान लो इस रूम के अंदर जो 12 एजेस मैंने काउंट कराई सारी इक्वल हो जाए, तो ये क्यूबॉइड की जगह क्या बन जाएगा, क्यूबिकल रूम बन जाएगा। अभी क्यूबॉइडल रूम है, कैसा बन जाएगा ये, क्यूबिकल रूम बन जाएगा। तो डायमेंशन के नाम पे जो नाम रखा गया है वो तो एक ही रखा गया है, बट ऐसा मत मान लेना कि एक ही नाम है तो ये 1 डायमेंशनल है, ये भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वो तीनों इक्वल है लेकिन। ठीक है, इन विच लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल। अब जल्दी से फॉर्मूला बताओ। देखो पहले तो मैं बताऊंगा रामबाण फॉर्मूला से, और फिर मैं बताऊंगा क्यूबॉइड के फॉर्मूला से। तो रामबाण फॉर्मूला क्या कहता था, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यही कहता था। पेरीमीटर क्या होता है, अब इसका बेस क्या है, अगर ये क्यूबॉइड होता तो इसका बेस रेक्टेंगल होता, लेकिन अगर ये क्यूब होगा तो इसका बेस क्या होगा, स्क्वायर। और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 4 इंटू ए या साइड, और उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए से क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। ये तो हो गया क्यूबॉइड के फॉर्मूला से, नहीं ये तो रामबाण फॉर्मूला से अपन ने डिराइव किया। अब क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था, 2h इंटू एल प्लस बी। इस फॉर्मूला में h को भी a रख दो, l को भी a रख दो, b को भी a रख दो, इजी। तो 2a और a प्लस ए अगेन 2a, 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। चलिए टीएसए की बात करते हैं। तो ये तो है रामबाण फॉर्मूला, भाई एलएसए के अंदर एरिया ऑफ बेस का दुगना, जो एलएसए अभी अभी निकाला 4a स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस, बेस क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, और उसका दुगना करना है तो 2a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर में 2a स्क्वायर जोड़ के 6a स्क्वायर। अब क्यूबॉइड के फॉर्मूला से निकालें तो ये क्यूबॉइड का एल टीएसए था, इसमें एल बी एच जहां जहां देख रहे हैं सबकी जगह ए रख दिया। तो एल इंटू बी मतलब ए इंटू ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, फिर बी इंटू एच मतलब ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू 2 6a स्क्वायर। बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का रामबाण फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से चलते हैं, तो बेस इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर।
इंटू इसकी हाइट भी ए ही है, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब चलते हैं अपन क्यूबॉइड वाले फॉर्मूले से, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या था, एल बी एच, एल बी ए, बी बी ए और एच बी ए, तो वहां से भी क्या निकल के आता है, ए क्यूब निकल के आता है। चलते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल से, तो लेंथ ऑफ डायगोनल में तो आप क्यूबॉइड वाले फॉर्मूला से निकालो। क्यूबॉइड के फॉर्मूला क्या रखा था अभी अपन ने, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, तो एल बी ए, बी बी ए और एच बी ए, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर में से स्क्वायर से रूट ए में तो कट जाएगा लेकिन 3 अंदर रह जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ए रूट 3। और अगर ये स्क्वायर होता तो आंसर आता ए रूट 2। अगर स्क्वायर का डायगोनल होता तो क्या आता, ए रूट 2, लेकिन स्क्वायर से जैसे एक डायमेंशन बढ़ गई, क्यूब पे आ गया मैं, तो ए रूट 3। कुछ चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए रूट 2 और डायगोनल ऑफ ए क्यूब ए रूट 3। ओके, क्यूब के पास भी क्यूबॉइड की तरह ही 8 तो वर्टिसेस होती हैं, 12 साइड्स होती हैं और 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, 8 वर्टिसेस, 12 साइड्स एंड 6 फेसेस, ठीक है जी। एनी डाउट्स, क्यूबॉइड एंड क्यूब खत्म। चलो आगे, सिलेंडर। सिलेंडर का एग्जांपल बता शिवम, जो तू रोज उठाता है। नहीं उठाता घर पे सिलेंडर, नहीं उठाता, कभी खत्म हो जाता है सिलेंडर तो इतनी भी मम्मा की हेल्प नहीं करता है कि सिलेंडर उठा के देते। ये काय के लिए बनाई है ये तो, बॉडी बॉडी। अच्छा ठीक है, तो एग्जाम्पल बताओ सिलेंडर का, सब लोग एक एक। अविका से स्टार्ट करते हैं, अविका एक सिलेंडर का एग्जाम्पल दो। यस ऑब्वियसली, वेरी गुड। एक ग्लास ऑफ, मतलब जो पानी का ग्लास होता है। हाँ तू कैन पे ही जा। हाँ नोनी बताओ। ऑब्वियसली एलपीजी सिलेंडर। परफेक्ट तो नहीं बोलेगा, मैंने कल भी बताया था, शायद आपकी बैच में बताया, पता है किसकी बैच में बताया, कि अगर अपन परफेक्ट एग्जांपल्स ढूंढे ना तो प्रैक्टिकल लाइफ में परफेक्ट नहीं होते। हमारी ये मैथ्स में ही परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट सिलेंडर और ये परफेक्ट हाइट हो रही है, रेडियस बिल्कुल एग्जैक्ट। जब अपन इसका परफेक्ट सिलेंडर बनाएंगे तो भी वो 19-20 तो हो गई। तो ठीक है, एलपीजी सिलेंडर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिलेंडर। हाँ ड्रम, पानी का ड्रम होता है, गेहूं भरने का भी होता है पानी का, कोई सा भी ड्रम। ये बॉटल पानी की टंकी, ये बॉटल पाइप ऑब्वियसली। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे डे टू डे एग्जांपल्स अपन दे सकते हैं सिलेंडर के। ठीक है जी, अब सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल। जैसे एक क्यूबॉइड को अपन उसके रेक्टेंगल के बेस पे रखते हैं, तो सिलेंडर को उसके सर्क्यूलर बेस पे रखते हैं। तो कोई भी पूछे कि सिलेंडर का बेस क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, सर्किल। लेकिन सिलेंडर का फॉर्मेट देखो, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में इसलिए बता रहा हूँ, मुझे क्या है। हाँ सुनो, अब मैं बात कर रहा हूं कि सिलेंडर बना कैसे आखिर। तो एक्चुअली हुआ क्या कि एक सर्किल तो था ही सही हमारे पास 2D फिगर। एक कोई साइंटिस्ट था शिवम जैसा, उसके पता नहीं क्या सूझी, उसने उस सर्किल पे एक और सर्किल रख दिया, फिर एक और सर्किल रख दिया, सर्किल पे सर्किल, सर्किल पे सर्किल, सर्किल पे सर्किल, तो अब वो आकृति बन गई, वो एक सिलेंडर बन गई। अभी भी कर सकते हो आप ये काम, कॉइन होता है ना, कॉइन, उसके ऊपर दूसरा कॉइन, कॉइन 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 कॉइन, तो वो जो आकृति बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज ए सिलेंडर। तो ये तो है 3D फॉर्मेशन ऑफ ए सिलेंडर। ये क्या है, 3D फॉर्मेशन ऑफ ए सिलेंडर। अब आप सोच के बताना, एक 2D फिगर से अगर आपको एक एक्टिविटी मिल गई, चलो स्कूल एक्टिविटी मिल गई या, तो कैसे आप सिलेंडर बनाओगे, मतलब आप 2D फिगर कौन सा उठाओगे, रेक्टेंगल उठाओगे, फिर क्या करोगे सिलेंडर में, उसको फोल्ड कर देंगे। जैसे सपोज करो ये रेक्टेंगल है, अब मैं इसकी लेंथ को अगर लेंथ से ऐसे फोल्ड करके मिला दूं तो ये यहाँ पे एक सर्किल बनेगा। अभी ये क्या इससे चिपका हुआ है, अगर अपन फाड़ के पेज को बनाए तो सर्किल बन सकता, वो सिलेंडर बन सकता है। या तो लेंथ वाइज फोल्ड कर दो या फिर, तो ये है 2D फॉर्मेशन। आपके बुक में क्वेश्चन है इस 2D फॉर्मेशन पे, तो बच्चा यही सोचता है कि सर्किल से बनेगा, सर्किल से तो 3D फॉर्मेशन में बनेगा सिलेंडर। 2D फॉर्मेशन में सिलेंडर कैसे बनता है, एक रेक्टेंगुलर शीट से बनता है। किससे बनता है, एक रेक्टेंगुलर शीट से बनता है। इज दिस क्लियर टू ऑल, ठीक है। और बेस अगर कोई भी पूछे कि बेस क्या होता है, तो बेस तो ऑब्वियसली सर्किल ही होता है। क्या होता है, सर्किल ही होता है। चलो स्क्रीन पे आइए, देखो मैंने जानबूझ के ये रेक्टेंगुलर शीट बनाई है, देखो ध्यान से, इस रेक्टेंगुलर शीट से मैंने सर्किल बनाया। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बेस वाले डायमेंशन को बेस वाले डायमेंशन से घुमा के लिख दिया, ठीक है। तो उससे ये जो फिगर तैयार हो गया, ये एक सिलेंडर बन गया। इमेजिन हो पा रहा है कि बेटा, हो पा रहा है। ये एक रेक्टेंगुलर कागज है, मान लो शीट ऑफ पेपर है, और इसमें मैंने ये ब्रेथ वाली डायमेंशन और ये ब्रेथ वाली डायमेंशन को घुमा के ऐसे मिला दिया।
तो अब आप खुद सोचो, जब ये घुमा के मिला दिया तो जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ थी वो अब इसकी हाइट है, ब्रेड्थ बिकम्स हाइट। समझ आई बात? और जो इसकी लेंथ थी, जो इसकी लेंथ थी वो क्या बनेगी सिलेंडर में? वो घुमावदार सर्किल बनेगी, वो घूम जाएगी मतलब ऐसे। तो वो घुमावदार सर्किल बनेगी, तो मैं कह सकता हूं कि लेंथ जो है वो इसके बेस का सरकमफ्रेंस है, 2πr है। बेस तो लेंथ तो ऐसे घूम गई, और जो इसकी ब्रेड्थ थी वो आज की तारीख में हाइट है। समझ में आई बात? तो रेक्टेंगल का ब्रेड्थ क्या बनता है? सिलेंडर का हाइट। और रेक्टेंगल की लेंथ क्या बनती है? इसका सिलेंडर के बेस का सरकमफ्रेंस या 2πr। इज दिस क्लियर? तो ये फॉर्मेशन भी आना चाहिए। तो अब तक ये पता चल गया होगा कि सिलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं। दो चीजें होती हैं, रेडियस ऑफ बेस और दूसरी चीज होती है हाइट। तो अब पूरा इतना लंबा नहीं बोलते अपन, सिंपली रेडियस बोल देते हैं कि रेडियस ऑफ सिलेंडर। बट एक्चुअली सिलेंडर की रेडियस नहीं होती, क्या होती है? उसके बेस की रेडियस होती है। बोलना क्या चाहिए? रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। बट शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ सिलेंडर। और दूसरी चीज क्या होती है बेटा? हाइट होती है। चलो इसमें मुझे बताओ, हाइट तो ये है ही सही h, रेडियस ये है ही सही r, तो ये r है तो ये भी r है, और ये हाइट है तो ये भी हाइट है। तो आप देखो इसके अंदर भी एक रेक्टेंगुलर नाम चीज की शेप की एक चीज बन जाती है। ठीक है। अब सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं, मतलब उस सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं जिस सिलेंडर की रेडियस और हाइट परपेंडिकुलर हो। जिस सिलेंडर की रेडियस और हाइट परपेंडिकुलर हो उस सिलेंडर का नाम क्या रख दिया गया? राइट सर्कुलर सिलेंडर। जिसकी नहीं हो तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा। हाँ, वो सिलेंडर जरूर होगा। और उस तरह के सिलेंडर हमारे कोर्स में है ही नहीं, अगले साल भी नहीं है, उसके अगले साल भी नहीं है। ये आएंगे जब आप कॉलेज लेवल पे मैथ्स को पढ़ो। हाँ, एग्जाम्पल, सिक्का ले, उसकी सीध में सिक्का मत रख, थोड़ा सा टेढ़ा रख, बाहर निकलता हुआ, फिर उसके बाद बाहर निकलता हुआ, तो वो सिलेंडर ऐसे बनेगा, ऐसे सांप की तरह। ऐसे सीधा नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। तो वो सिलेंडर तो है बट दैट इज नॉट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। कुछ ऐसा बनेगा, देखो। देखो देखो ये सर्किल, अब इसकी सीध में सर्किल मत लो, इधर लो टेढ़ा। मतलब जो इसके ऊपर मैंने सिक्के रखे ना वो ऐसे बाहर निकलते हुए रखे, थोड़ा सा बाहर ये निकल गया, फिर उससे बाहर ये निकल गया, फिर समझ में आया ना? तो ये सिलेंडर है बट ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? देखो इसकी जो ये हाइट है, और इसकी जो रेडियस है वो 90 डिग्री पे नहीं है ना कनेक्टेड, वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही। तो 90 डिग्री पे कनेक्टेड होंगे तो उसको क्या कहेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमारे कोर्स में मैं राइट सर्कुलर वर्ड बोलूं या ना बोलूं, आप राइट सर्कुलर सिलेंडर ही मानेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं कि एक सिलेंडर के अंदर हाइट एक्चुअली होती क्या है। तो लेट अस से कि ये एक सिलेंड्रिकल रूम है, ऐसे मान लो हम लोग एक सिलेंड्रिकल रूम में बैठे हैं। तो सिलेंड्रिकल रूम में बैठे हैं तो हमारा जो ये फर्श होगा वो सर्कुलर होगा, और जो छत होगी वो भी। अगर ये फर्श सर्कुलर होगा तो सर्कल का एक सेंटर होगा, अगर ये छत भी सर्कुलर होगी तो उसका भी एक सेंटर होगा। इस सेंटर से उस सेंटर पे एक लाइन सेगमेंट खींचे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हाइट ऑफ ए सिलेंडर। अंदर होती है उसके बिल्कुल सेंटर से सेंटर पे। अब आप इधर आ जाओ फिगर पे, ये मान लो इसका सेंटर है ओ डैश और ये उसका सेंटर है, तो ओ से लेके ओ डैश, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हाइट ऑफ ए सिलेंडर। इज दिस क्लियर? ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये तो रेडियस होता ही है। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। अब चलते हैं फॉर्मूला पे। तो सीएसए बोलो, सीएसए का फॉर्मूला बोलो। रामबाण फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू बेस कैसा है इसका? सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? इनटू हाइट क्या हो जाएगा? 2πr(h). आज तक सबने रटवाया होगा, पहली बार किसी ने बताया होगा, और पहली बार अगर किसी ने बताया होगा तो वो भी मैंने ही बताया होगा। मतलब आप याद ही करना है ना, याद कर लो या डेरिवेशन सीख लो, वो आपकी इच्छा है। मैंने तो मेरा काम कर दिया, ठीक है ना? मतलब डेरिवेशन ऐसे याद होना चाहिए, बाय द वे भूल गए तो फटाफट से, सर ने एक रामबाण फॉर्मूला बताया था, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छा एक चीज और, रामबाण फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब चीजें मतलब इवन हो। इवन मतलब क्या होता है? जैसे ये रूम इवन आगे बढ़ रहा है, अगर ये अनइवन आगे बढ़, जैसे अभी राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होता तो वहां पे रामबाण फॉर्मूला काम नहीं करता, क्योंकि वो अनइवन जा रहा है। अनइवन में से ऑड सीरीज में चल रहा है वो, ठीक है? जैसे कोण होता है तो कोण में रामबाण फॉर्मूला फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बेस ऐसे थोड़ा चल रहा है, बेस ऐसे चल रहा है, आगे चल के वो बेस खत्म हो गया, पॉइंट बन गया। तो वहां पे फिर डेरिवेशन, वहां पे भी डेरिवेशन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रामबाण फॉर्मूले की तरीके से नहीं है, फिर उसके फॉर्मेशन से कि कौन बना कैसे आते। ठीक है, चलो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू आई 2πr। अच्छा टीएसए का रामबाण फॉर्मूला,
सी से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और एरिया ऑफ बेस जुड़ेंगे, जितने भी बेस होंगे, दो बेस हैं, एक नीचे और एक ऊपर, नीचे भी सर्किल पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और उधर सी से क्या निकाल के आए हो 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच में जैसे 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे, तो आप चाहो तो इस फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने ऐसे भी टीएसए ऑफ ए सिलेंडर लिख दिया तो कोई गलत नहीं कहेगा, याद रखना है ना। और जो फॉर्मूला बनाया हुआ है उसमें क्या होता है, इन दोनों टर्म्स में से 2 पाई आर को ले लेता है वो कॉमन, और बचता क्या है अंदर एच प्लस आर। अब बात करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का रामबाण फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कैसा है, सर्कल का एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, याद हुए तीनों फॉर्मूले। तो सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, पेरीमीटर इंटू हाइट, और फिर सीधे वॉल्यूम याद कर लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और टीएसए में 2 पाई आर एच तो था ही सही, और 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देना, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, आप लोग कितनी देर बैठे थे उस रूम में? उनको भी कह दो 9 मिनट उनको भी बैठना है। 4 मिनट। ठीक है, अब बात करते हैं कोण। ठीक है, सिलेंडर का भाई, चचेरा भाई कोण, कौन है बात? ठीक है, तो सिलेंडर के बाद अगली चीज आती है कोण। तो कोण को सिलेंडर के बेसिस के हिसाब से देखो, क्या ये, हाँ, कोण को सिलेंडर के बेसिस के हिसाब से देखो, तो कोण भी एक तरीके का सिलेंडर ही है। क्या खास बात है उसमें? उसमें यह खास बात है कि उसका एक बेस होता है, एक बेस तो केवल पॉइंट होता है, मतलब एक बेस सिकुड़ गया, ठीक है, दोनों बेस थे, नीचे सर्किल ऊपर सर्किल, वो वाला सर्किल सिकुड़ मतलब श्रंक होते होते और एक पॉइंट बन गया। तो ऊपर वाला जो बेस है, या नीचे वाला भी कह सकते हो, कोई भी एक बेस जो है वो पॉइंट हो गया, और एक बेस अभी भी कायम है। इमेजिन हो रहा है, एक बेस तो अभी भी सर्क्यूलर कायम है, और जो ऊपर वाला बेस था सर्क्यूलर ही था वो भी किसी जमाने में, बट आज के जमाने में वो पॉइंट हो गया है। तो अब वो जो फिगर बन रहा है टेंट टाइप का फिगर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉन। आ जाओ उधर। तो देखो सिलेंडर से जानबूझ के फॉर्मेशन करवाया मैंने। देखो ये जो बेस है वो तो आज की तारीख में वैसा ही है जैसा पहले था, कायम है। और ये जो बेस है, इस बेस की जगह क्या हो गया, ओनली अ सिंगल पॉइंट, ओनली ए सिंगल पॉइंट। तो जो ऊपर जो पहले सिलेंडर था उसमें हाइट ऐसे आ रही थी, आ रही थी, तो अब जो वो हाइट है क्योंकि वो पॉइंट हो गया तो वो ऐसे आ रही है, रिपस्ती हुई। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। लेकिन उसको हाइट नहीं कहेंगे, क्योंकि हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हमेशा। आप सपोज करो कोई कहेगी आपकी हाइट क्या है, तो अगर कोई आपकी हाइट मेजर करने पे आ जाए, भाई आपकी हाइट मेजर करते हैं, तो आपको हमेशा ऐसे कहता है कि सीधे खड़े रहो, कहता है नहीं कहता है? अभी मैंने कहा इस बोर्ड की हाइट बताओ, तो इस बोर्ड को भी मैं सीधा खड़ा करके ऐसे हाइट नापूंगा, तो इसीलिए हाइट हमेशा सीधी होती है। तो वो जो टेढ़ी वाली हाइट है उसका नाम रख दिया गया स्लैंट हाइट। है तो वो भी हाइट, है तो वो भी हाइट, हिंदी में बोलते हैं उसको टेढ़ी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक या टेढ़ी। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर होगी वो सिंपली हाइट है, वो ऊंचाई है। ठीक है जी, अब आओ स्क्रीन पे। तो जो कोण होता है उसके अंदर एक बेस होता है, तो वो सर्कुलर होता है, तो उसका रेडियस भी होगा। ये उसकी हाइट हो ही गई, सीधी हाइट, और ये जो टेढ़ी हाइट बनी जिसको अपन कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो जैसे उसमें एक रेक्टेंगल फंसता था बीच में, इसमें क्या फंसता है बीच में बताओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल फंसता है। और इसके भी रेडियस और हाइट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते थे, और इसके भी रेडियस और हाइट क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो स्लेंट हाइट और रेडियस और हाइट जो है राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ट्रिपलेट्स बनाते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नीचे पढ़ो। सिलेंडर में एक बेस होता है, अच्छा सिलेंडर में से एक बेस माइनस कर दूं, देखो कितनी बड़ी बात कह दी, सिलेंडर में से एक बेस माइनस कर दूं तो कोण आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलो। तो हेयर ट्राइंगल एओबी इज ए राइट ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट ओ। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम वगैरह आप अपने आप लगा सकते हैं, सीधे फॉर्मूला पे चलता हूं मैं। तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या बनता है, क्योंकि स्लेंट हाइट उस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, सबसे लंबी साइड है, तो हाइट का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर का रूट। लेकिन कई बार हाइट निकालनी पड़ जाती है या रेडियस निकालनी पड़ जाती है, तो आप डिराइव कर सकते हो। हाइट निकालनी हो तो स्लेंट हाइट के स्क्वायर में से रेडियस का स्क्वायर माइनस करो, रेडियस निकालनी है तो स्लेंट हाइट के स्क्वायर में से हाइट का स्क्वायर माइनस। मतलब ये देखने में एक फॉर्मूला है, बट ये तीन फॉर्मूले हैं, तीन चीजों के फॉर्मूले हैं। अब बात करते हैं इसका सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम। तो डेरिवेशन की बात मैं यहां नहीं करूंगा, क्योंकि डेरिवेशन रामबाण फॉर्मूला से तो होगा नहीं, और फिर भी अगर किसी को सीखना है तो आप अलग से आके सीख सकते हैं। अब पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपने कहा कि रेक्टेंगुलर शीट से आप एक सिलेंडर बना सकते हो 3D फॉर्मेशन में, तो किससे आप कोण बना सकते हो 3D फॉर्मेशन में?
ट्राइंगल से, ट्राइंगल से नहीं बनेगा कभी भी। ट्राइंगल से तो तू बनाने की कोशिश करेगा ना, वो चना चोर गरम बन जाएगा। वो बनता है ना कितने में चना चोर गरम डाल के देता है, वो उस तरह का फिगर बन जाएगा वो, लेकिन वो कोण नहीं है, क्योंकि कोण में ऊपर परफेक्ट सर्किल बनना चाहिए, उसमें वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सर्किल बनेगा। ठीक है, एक सर्किल का एक क्वाड्रेंट अगर अपन तोड़ लें, क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सेक्टर होता है जिसका थीटा 90 डिग्री हो। ये एक सेक्टर है जिसका थीटा 90, तो उसको क्या कह देते हैं, क्वाड्रेंट, एक चौथा हिस्सा ऑफ ए सर्किल। इस हिस्से से, इसमें स्क्रीन पे देखो एक बार, ये रेडियस भी, ये रेडियस है और ये रेडियस है, इस रेडियस को अगर घुमा के उस रेडियस से मिला दें तो ये जो आर्क है ना, ये सर्कुलर हो जाती है। क्या हो जाती है, तो ये तो सर्कल हो जाती है, और ये इसकी स्लैंट हाइट बन जाती है, और ये कोण बन जाता है। मतलब ये जो रेडियस है ना, ये उस कोण में स्लैंट हाइट बनेगी ऐसे। ठीक है, ये जो रेडियस थी, ये उस कोण में क्या बनेगी, स्लैंट हाइट बनेगी। और ये जो आर्क है, ये आर्क घूम के कंप्लीट सर्कल बन जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसका सीए से निकाला जाता है, जो अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। आप अगर करना चाहो तो इस क्वाड्रेंट का एरिया सोचो, इस क्वाड्रेंट का एरिया उसका सीए से होगा हमेशा। इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, उसका सीए से होगा। अभी के लिए आप याद रखो कि सीए से ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर इंटू एल। एल क्यों आया इसमें, क्योंकि आप देखो इसमें जो रेडियस है वो उधर एल बन रहा है ना। ठीक है, और इसके क्वाड्रेंट के एरिया में रेडियस का काम होगा ही होगा, इसीलिए वहां पे उसके सीएसए में एल का काम है, स्लैंट हाइट का काम। टीएसए की बात करते हैं तो सीएसए तो आएगा ही आएगा, बेस का एरिया भी आएगा। बेस कितने हैं इसके पास, एक ही है बेचारे के पास, दो नहीं है, तो एक पाई आर स्क्वायर हो रहा है। तो पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर में पाई आर कॉमन, तो अंदर क्या बचा, एल प्लस आर। और कोण का वॉल्यूम अब याद करना हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसे याद रख सकते हो, बट आप रिलेशन याद करो तो उससे अच्छे से याद होगा। रिलेशन ये है कि एक सिलेंडर में से अगर मैं कॉनिकल आकार निकाल दूं तो उसका 1/3 होता है। कितना होता है वो, उसका 1/3 होता है। तो इसीलिए इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, 1/3 पाई। देखो एक चीज समझो, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, उसमें से अगर मैं एक ट्राइंगल निकालूं तो इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया का 1/2 होता है, अंडरस्टूड है। तो अब चलते हैं अपन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब अपन चलते हैं 3D में, ये कॉन्सेप्ट तो है 2D का, 3D में चलते हैं। तो 3D में लेट अस सपोज एक सिलेंडर है, तो रेक्टेंगल में से ट्राइंगल निकालना सिलेंडर में से कोण निकालने के बराबर है। अगर ये चीज 3D में कंसीडर करें तो मैं रेक्टेंगल में से ट्राइंगल निकालना, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से कोण निकालने के बराबर है ना। तो जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होता था, तो जो 2 है वो वहां पे 3 हो रही है। देखो डायगोनल के केस में भी जो a√2 होता था, क्यूबॉइड के केस में वो a√3 हो जाए, तो जो भी 2 हो रहा है वो 3 हो रहा है। तो वॉल्यूम के केस में 1/2 नहीं होगा, 1/3 होगा। तो कोण का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम सब जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच है, तो उसका 1/3 कर देंगे, प्रोवाइडेड दैट सिलेंडर एंड कोन की रेडियस एंड हाइट सेम हो, तभी उसका 1/3 होगा। अगर हाइट अगर रेडियस बढ़ा दो तो कोई फिक्स नहीं है कि फिर 1/3 हो। ठीक है, कॉपियां बंद कर दी, तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया तूने भाई, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना हमको, है ना। ठीक है, सुन लो पहले मेरी बात कान खोल के। इनकी क्लास के बाद सुनने को मजा आने लग गया। जानवी आवाज आ रही है, यस सर। होली तक आओगे या शिवरात्रि तक, ओके। देखो जानवी क्या 10th की तैयारी कर रही है, अभी एनर्जी सेव कर रही है, 10th में वो बिल्कुल अटेंटिव रहेगी। यस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्फीयर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, सुन लो भाई। ए स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। ऑब्वियसली वी आर स्टडिंग व्हाट, वी आर स्टडिंग 3 डायमेंशनल फिगर्स, उसी में से एक है व्हाट, स्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ मेनी सर्कल्स, इट इज मेड अप ऑफ मेनी सर्कल्स। ये सर्कल सर्कल सर्कल्स के कॉम्बिनेशन से गोला बनता है, जिसको अपन कहते हैं स्फीयर, बिटवीन 2 पॉइंट शेप्ड बेसेस। अच्छा, इसकी बेस की बात करें तो इसका जो बेस होता है वो पॉइंट शेप्ड होता है। मतलब अगर अपन इसको सरफेस पे रखेंगे, जैसे जमीन पे रखेंगे या किसी भी सरफेस पे रखेंगे, तो ये उस जमीन पर एक पॉइंट पे टच होगा केवल। अगर वो परफेक्ट स्फीयर है तो किस पे टच होगा, एक पॉइंट पे। तो ये भी, ये जो बेस है वो भी एक पॉइंट की तरह है, और ऊपर वाला जो बेस है वो भी एक पॉइंट की तरह है। तो 2 पॉइंट शेप्ड बेसिस के बीच में
टू पॉइंट शेप्ड बेसेस के बीच में बहुत सारे सर्किल 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 इस तरीके से रखे गए हैं। सर्किलों का एक जाल है, माया जाल है, सर्किल्स का माया जाल एक तरीके से, जिससे क्या बनता है, स्फीयर। देखो ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं आपको सर्किल्स, यूं हॉरिजॉन्टली भी सर्किल्स दिखाई दे रहे हैं और यूं वर्टिकली भी क्या दिखाई दे रहे हैं, सर्किल ही सर्किल सर्किल ही सर्किल सर्किल ही सर्किल, इस तरीके से उसका एक माया जाल बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, स्फीयर। एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारी डे टू डे लाइफ में। फर्स्ट वन इज फुटबॉल या कोई भी बॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, क्या टीटी बॉल, टेनिस बॉल, कोई सी भी बॉल ले लो, ठीक है। उसके अलावा सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो भी गोलाई तो है, क्या परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ऐसे तो परफेक्ट स्फीयर फुटबॉल भी नहीं होती होगी, अगर आप चेक करोगे तो वो भी शायद नहीं निकलेगी पर, क्योंकि वो पॉइंट पे टच नहीं होती होगी। बट है तो सही ना, मतलब डे टू डे लाइफ में तो परफेक्ट चीज कभी भी नहीं मिलेगी आपको, डे टू डे लाइफ में तो अंदाजा नहीं सी चीज मिलेगी। तो अर्थ इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर। बीके मूवी देखी होगी तो बार बार उस मूवी में वो अर्थ जो हमारी पृथ्वी प्लेनेट है उसको गोला बोल के संबोधित करता है कि हम उस गोले से आए हैं, ये तुम्हारा गोला है, ठीक है। अगर किसी ने देखी है, क्या नहीं देखी, सबने देखी होगी, उसको तो कौन छोड़ेगा, है ना, वेरी फेमस मूवी, ओके ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ये तो हो गए एग्जाम्पल्स, ये तो हो गए एग्जाम्पल्स, समझ में आया नहीं यहाँ तक तो। अब देखिए इसके पास डायमेंशन के नाम पे क्या होती है, केवल और एक केवल रेडियस होती है, क्या होती है, रेडियस। ये इधर से इधर, इधर से इधर नीचे, इधर से इधर और इधर से इधर, और ये चार तो मैंने ड्रॉ करी है, इसके अलावा जिस भी कोने में चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, हर जगह ये क्या है, बराबर है, हर जगह क्या है, ये बराबर है। और बराबर डायमेंशन को क्या कहेंगे, रेडियस, मतलब हर जगह रेडियस बना सकते हो आप। अब आप इमेजिन करो, देखो अभी इस फिगर के अंदर आपको ऐसा इमेजिनेशन हो रहा होगा कि आप सर्किल के अंदर है, कैसा इमेजिनेशन हो रहा होगा कि आप सर्किल के अंदर है, स्फीयर वाली फीलिंग नहीं आ रही होगी, तो स्फीयर वाली फीलिंग दिलाता हूं मैं, ठीक है। अपनी अपनी आंखें बंद करो, ठीक है, और इमेजिन करो आप कभी किसी फैंटेसी वर्ल्ड या कोई गार्डन वगैरह में जाते हो जहाँ पे पानी होता है, पूल होता है, तो वहां पे एक, खोल ले आके, मजाक था, ठीक है, वहां पे एक बॉल होती है, बॉल, उसके अंदर अमूमन छोटे बच्चों को डाल देते हैं और वो फिर बॉल पानी के ऊपर ऐसे रोल करती है, ठीक है, देखी होगी आपने, एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, देखा तो होगा। तो अब सपोज करो कि आप उस बॉल में हैं, ठीक है, आप उस बॉल में हैं, तो अब आप एक स्फीयर में, अब चारों तरफ क्या है आपके, स्फीयर, तो उस स्फीयर का जो सेंटर है, उस सेंटर से उस बॉल के किसी भी किनारे पे चले जाओ, वो रेडियस, समझ में आ गई बात, ठीक है। चाहे से सामने जाओ, चाहे से पीछे जाओ, चाहे से इधर जाओ, इधर जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, कहीं पर भी जाओ, वो सब क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो स्फीयर के पास एक ही डायमेंशन होती है, रेडियस है। ये थ्री डायमेंशनल फिगर, ऐसा मत सोचना कि एक ही डायमेंशन होती है तो वन डायमेंशनल फिगर है तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर, लेकिन इसकी तीनों डायमेंशंस आर है, इसकी लेंथ भी आर है, इसकी ब्रेड्थ भी आर है, इसकी हाइट भी आर है। इसके पास डायमेंशन के नाम पर केवल एक ही चीज है, रेडियस, बट है ये क्या, थ्री डायमेंशनल फिगर। इज दिस क्लियर सबको, ओके। अब इसकी हाइट की बात करते हैं, तो वैसे तो हाइट ऑफ स्फीयर अगर मैं कहूंगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं है बोलने का, क्योंकि स्फीयर के पास तो केवल रेडियस होती है ना, इसके पास हाइट तो होती नहीं है। बट फिर भी अगर जबरदस्ती इसकी हाइट बनाने चाहे या सोची जाए इसकी हाइट क्या होगी, तो हाइट वैसे क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, किसी भी चीज की हाइट क्या होती है, जमीन से लेकर उसका टॉप पॉइंट, जमीन से लेकर उसका टॉप पॉइंट। अभी मैं बोलूं श्रेष्ठ तेरी हाइट बता, तो श्रेष्ठ खड़ा हो जाएगा और नीचे से लेकर उसका टॉप, जहां तक उसका आखिरी बाल आ रहा होगा वहां तक वो नापेगा, बिल्कुल टॉप पॉइंट। हाँ इतनी है तेरी हाइट, ठीक है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो वो होती है हाइट। तो अब अरे अब अपन बॉल को रखेंगे यहाँ पे फर्श पे, जमीन पे तो वो टच हो गई, अब उसका जो टॉप वाला पॉइंट होगा, टॉप वाला पॉइंट, वो उसकी हाइट हो जाएगी, वो उसकी हाइट हो जाएगी। तो इमेजिन करो ये जैसे मैंने उसको जमीन पे रख दिया, तो ये तो हो गया उसका नीचे वाला पॉइंट जहां से वो सरफेस को टच हो रहा है, और ये हो गया उसका टॉपेस्ट पॉइंट, मोस्ट टॉप पॉइंट, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब अगर अब मैं इसको इसके अंदर इमेजिन करूं तो ये इसके बराबर है, बीसी के बराबर है, चेक करो। और बीसी क्या है, ये सेंटर से लेके यहां तक नीचे एक आर था, सेंटर से लेके ऊपर दूसरा आर था, तो आर और आर 2r, तो ये भी क्या हो जाएगी 2r।
तो वैसे तो हाइट ऑफ स्फीयर का कोई सेंस नहीं है बोलने का भाई हाइट ऑफ स्फीयर क्या होगी, लेकिन फिर भी अगर निकाली जाए किसी क्वेश्चन में, एक्सेप्शनल केस में दे दे कि हाइट पूछ ले या दे दे, तो हम क्या मानेंगे, हाइट क्या होती है 2r, और 2r क्या होता है, डायमीटर ही तो होता है। ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमीटर होता है। तो मैं कह सकता हूं स्फीयर का डायमीटर ही उसकी हाइट है। इज दिस क्लियर? स्फीयर का डायमीटर ही उसकी हाइट है। ओके चलिए, तो रेडियस r, देखो ओ से लेके ए आ जाओ, बी आ जाओ, सी आ जाओ, या अभी और बनाए नहीं मैंने, डी आ जाओ, ई आ जाओ, एफ आ जाओ, बहुत सारी जगह जा सकता हूँ, कुछ एक बना दी मैंने, ओ ए, ओ बी, ओ सी। और हाइट की बात करें तो ये बी से लेकर पूरी सी, बी सी, और बी सी की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ओ से लेके बी और ओ से लेके सी दोनों ऐड करने पड़ेंगे। ओ बी भी आर है, ओ सी भी आर है, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल्स टू 2r। 2r भी लिख सकता हूं और फिर डायमीटर भी लिख सकता हूं, तो हाइट बराबर डायमीटर है। ठीक है, ओके अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की। तो देखो इसके अंदर सरफेस एरिया दो तरह का नहीं होता है भाई, हर एक फिगर जो अभी तक अपन ने पढ़ा सब में सरफेस एरिया दो तरह का था, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही टोटल सरफेस एरिया है, या यूं कहूं जो टोटल सरफेस एरिया है वही कर्व्ड सरफेस एरिया है। वंशिका बताओ क्यों? बेस ही नहीं है भाई, बेस जुड़ के टोटल बनता था और बेस हटा के कर्व्ड बनता था, राइट? तो बेस पॉइंट है ना, हटाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाओ तो भी भाई पॉइंट का कोई एरिया थोड़ा ना होगा भाई। अगर मैं इसका बेस का एरिया जोड़ूं तो एक नीचे पॉइंट है एक ऊपर पॉइंट है, इसका एरिया ऐड करूंगा तो जो पहले था वही रहेगा। पॉइंट का एरिया तो जीरो होता है ना, समझ में आई बात? मैंने कहा ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में कितना एरिया, नथिंग, पॉइंट हैज नो डायमेंशन, तो उसका कोई एरिया भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ना बोल के केवल सिंपली क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सरफेस एरिया। और इसमें चारों तरफ से सर्किल ही सर्किल है, इसमें चारों तरफ से एक सर्किल में पाई आर स्क्वायर, चारों तरफ से सर्किल 4 पाई आर स्क्वायर, बात खत्म। नहीं आया समझ में? सर्किल का एरिया बोल, सर्किल का एरिया बोल, एरिया ऑफ सर्किल 4 पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया। एक बुलाना, एक 6 क्लास के बच्चे को बुलाना, 6 क्लास। हाँ कौन सी क्लास में आ जाता है एरिया ऑफ सर्किल? एक मैं पूछ बोलू क्या, बोलू क्या, अच्छा इंटेलिजेंट को बुलाना, कहीं बेइज्जती जाए। अरे मैं जाता हूं सर, क्या था तो बता दो, वो बताएगा तेरे को आके, नहीं बता, मैं कह रहा हूं उस कान में पूछ ले, कान में पूछ लेना, मैं सारे फॉर्मूले याद, कान में कोई मंत्र मंत्र नहीं पढ़ते, तंत्र मंत्र अपने पास रखो। देखते हैं उसको आता है कि नहीं आता है, अगर उसको आ गया तो तेरे को 100 बार लिखना पड़ेगा सर। हाँ अगर उसको आ गया, अब तू यही उम्मीद लगा कि उसको ना आए, तो फिर तो मैं यूं करूंगा, जो भी फॉर्मूला होगा वो लिखूंगा, उसको ब्रैकेट लगाऊंगा, होल स्क्वायर 100 हटा, वो क्या पढ़ाने गए क्या? बच्चे क्या बेटा तू? बेटा इधर आ, इधर आना बेटा, कौन सी क्लास में हो? इधर आ एक बार, इधर मैं आ जाओ शू पहन के आ जाओ ऐसे। आप मैथ्स पढ़ते हो ना, तो मैथ्स में एक सर्किल, अरे एक मिनट, एक आकृति आती है सर्किल, ठीक है, मतलब एक फिगर आता है, एक फिगर होता है सर्किल, उस सर्किल में रेडियस भी होती है, आपको बताओ उस सर्किल का एरिया क्या होता है? ठीक है बेटा, थैंक यू। कल से इसको ट्यूशन देगा क्या? कल से जा रहा था ये भैया, 10th जाने की कगार में, लेकिन इसको एरिया ऑफ सर्किल नहीं आता। कल से मैं आऊंगा ना, ठीक है, गौर से देखिए इस आदमी को। चलो ठीक है, जाओ। चलो ठीक है, ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है वो। ओके, तो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यही तरीका है तुम लोगों की बेइज्जती का, जब तक तुम लोगों की बेइज्जती नहीं होगी ना तब तक तुम नहीं याद करोगे।
अब याद रखेगा सर 100 टाइम नहीं अगले 200 टाइम लिख के लाएगा तू। नहीं सर मैं बताऊं ना क्यों आपने बोला फोर्थ का, ये आया सेवंथ का, ऐसा क्यों? वो तो मैंने बोला था फोर्थ का। चलो चलो अब देखो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और याद रखने के लिए भाई हमको टेक्निक याद रह जाए भाई इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि यार ये स्फीयर गोला है जिसमें चारों तरफ से सर्किल ही सर्किल आ रहे हैं, चारों तरफ से सर्किल ही सर्किल आ रहे हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर कितनी तरफ से आ रहे हैं? चारों तरफ से आ रहे हैं। एक सर्किल का एरिया क्या होता है? ऐसे तो बोलने में क्या आता है, ऐसे दिशाओं का तो कोई नंबर ही नहीं है। देखो दिशाओं का तो नंबर ही नहीं है, हर एक डिग्री पे दिशा चेंज हो रही है, 360 डिग्री होती है ना, 360 दिशाएं होने में, लेकिन बोलने में क्या आता है? चारों तरफ से। तो बस मैं क्या कह रहा हूँ, याद करने की टेक्निक है भाई, अपने को लॉन्ग टाइम के लिए याद रह जाए कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें चारों तरफ से सर्किल है इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? और सरफेस एरिया दो तरह के तो होते नहीं है, एक ही तरह का होता है। तो टोटल सरफेस एरिया काउंट तो भी 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया काउंट तो भी 4 पाई आर स्क्वायर, कुछ भी ना काउंट सरफेस एरिया काउंट तो भी 4 पाई आर स्क्वायर। ओके अब बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, तो वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, देखो 4 पाई आर स्क्वायर था, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो क्यूबिक होगा तो आर का क्यूब हो जाएगा और इस 4 के नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब डेरिवेशन अब इसको सिखाने का भी मैं मूड में नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट डेरिवेशन है, आपके कोर्स में भी नहीं। हाँ नहीं, एरिया का भी वो डेरिवेशन नहीं था, याद रखना, वो डेरिवेशन नहीं बताया मैंने, मैं केवल आपको याद रह जाए वो टेक्निक बताई भाई, आपको ज्यादा लंबे समय तक याद हो जाए। तो 4/3 पाई आर क्यूब, दो फॉर्मूले ही है भाई, याद कर लो। हो गए क्या? स्फीयर का सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या सिंपली सरफेस एरिया, या सिंपली एरिया, एरिया जहां भी आ जाए तो स्फीयर के पास एक ही फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। और हाइट ऑफ स्फीयर, स्फीयर की हाइट 2r, r प्लस r, या फिर उसकी डायमीटर कह दूं, डायमीटर कह दूं, हाइट कह दूं, एक ही बात है, बस इससे ज्यादा इसमें फॉर्मूला नहीं है। चलते हैं एक्सरसाइज पे, जल्दी से जाओ, चुप करके बैठ, चुप। अच्छा हेमिस्फीयर है इसी एक्सरसाइज में? इसी एक्सरसाइज में है क्या? ओके फिर तो देखना पड़ेगा, फिर तो देखना पड़ेगा। चलो आ जाओ। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब गोले का आधा पार्ट, यानी कि आधा गोला, या हिंदी में बोलते हैं इसको अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। ए हेमिस्फीयर इज आल्सो ए 3 डायमेंशनल फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय कटिंग। एक बच्चा कहता है कि सर स्फीयर 3 डायमेंशनल था तो हेमी तो आधा है, तो 1.5 डायमेंशनल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है ना, 3 डायमेंशनल का मतलब उस सेंस में नहीं है। तो फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय कटिंग ए स्फीयर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, एक स्फीयर को 2 बराबर हिस्सों में अगर काट दिया जाए तो दोनों जो हिस्से बनते हैं, ईच हिस्सा इज कॉल्ड ए हेमिस्फीयर। बता दे फटाफट से एक एग्जांपल। यश, नींबू, काटा, कटा हुआ नींबू है ना, कटा हुआ नींबू, कटोरी, बाउल, है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब इसके पास क्या क्या है, अब स्फीयर के पास रेडियस था, तो हेमिस्फीयर के पास भी क्या है, केवल और केवल रेडियस है। इसका फिगर देखते हैं अपन। अब जैसे स्फीयर की हाइट का भी कोई सेंस नहीं होता है बोलने का, उसी तरीके से हेमिस्फीयर की हाइट का भी बोलने का कोई सेंस नहीं होता है, बट फिर भी अगर उसकी हाइट सोचें क्या होगी, तो उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके बीच में जो हाइट डिस्टेंस होगी वो इसकी हाइट होगी, उसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, केवल रेडियस। ठीक है, तो हेमिस्फीयर की हाइट तो होती है रेडियस और स्फीयर की हाइट होती है डायमीटर। फिर से बोल रहा हूं, हेमिस्फीयर आधा है तो उसकी हाइट होती है रेडियस, लेकिन स्फीयर इससे डबल है तो उसकी हाइट क्या होती है, डायामीटर। ओके, अब चलते हैं इसके फॉर्मूला से। तो देखो स्फीयर में तो 2 तरह के फॉर्मूलेस थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दैट इज इट। बट यहाँ पे 3 तरह के फॉर्मूले होंगे। सरफेस एरिया यहाँ पे 2 तरह का होगा। क्यों होगा, ध्यान से सुनो। स्फीयर जो था उसमें इधर भी पॉइंट था, इधर भी पॉइंट था। अब उस स्फीयर को बीच में से काट दिया, इसको तो फेंक दिया, हटा। अब जो नीचे का पोर्शन बचा, तो नीचे तो अभी भी पॉइंट है, लेकिन ऊपर सर्कुलर बेस बन गया। आप खुद सोचो, नींबू है, नींबू को आप ऐसे रखोगे तो नीचे पॉइंटेड है, ऊपर भी पॉइंटेड है, लेकिन बीच में से काट दोगे तो अब काटने के बाद टॉप में तो एक सर्कुलर बेस बन गया ना, तो अब बेस है, मतलब इसके पास पॉइंट शेप्ड बेस नहीं है, इसके पास कुछ बेस है,
तो बेस जिसके पास भी होता है उसका सी ए से टी ए से अलग अलग होता है। सी ए से उसके घुमावदार एरिया होगा और टी ए से में वो बेस वाला एरिया भी एड अप हो जाएगा। ओके, अब सुनना ध्यान से सुनना, फॉर्मूला कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास स्फेयर था, यानी कि ऐसे मान लो नींबू था, तो नींबू का सरफेस एरिया क्या था 4πr²। वो सरफेस एरिया उसका कौन सा पोर्शन था, उसका घुमावदार एरिया, जहां पे मतलब उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, जिस नींबू को अपन जैसे मुट्ठी में पकड़ ले, तो कौन सा उसका पोर्शन हमको हमारे हाथ हथेली को टच कर रहा है, वो सारा उसका सरफेस एरिया। जो जो चीज अपने को हम उसको टच कर रहे हैं वो सारा क्या है, सरफेस एरिया है। अब जैसे मैंने उसको काट दिया, तो काटने के बाद उस जो बेस नया बन गया उसको तो भूल जाओ, जो बच गया नीचे से कटोरी टाइप जो शेप बच गया, तो वो 2πr² होगा, क्योंकि टोटल 4πr² था। टोटल जैसे ये 2 नींबू थे, तो ये पूरा पोर्शन क्या था 4πr। तो अलग अलग कर दिया, तो ये वाला पोर्शन नीचे वाला 2πr² और ऊपर वाला भी 2π। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें बेस नहीं है। और जब बेस की बात करेंगे तो बेस सर्कुलर है, और सर्किल का एरिया अरे तेरे से पूछ रहा हूँ, सर्किल का एरिया πr²। 2πr² तो नीचे कर्व्ड सरफेस एरिया में है ही सही, πr² बेस में हो रहे, तो 2πr² में एक πr² और जोड़ा, कितने πr² बने 3πr²। और वॉल्यूम में बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, उसका आधा कर दो 2/3। वो 4/3 था, तो ये इसका आधा हो जाएगा 2/3। 4/3 का आधा 2/3 होगा ना, नीचे एक 2 आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, इजी। तो देखो हमने देखे भी नहीं है फॉर्मूले, और हमने याद कर लिए, डिराइव कर लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। टोटल सरफेस एरिया में एक बेस जुड़ जाएगा, तो सिंगल πr² और जुड़ जाएगा, तो 3πr²। और वॉल्यूम में हाफ कर दो स्फीयर के वॉल्यूम का, तो हाफ करोगे तो 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा 2/3πr³। चलो, सो दैट इज इट बच्चों, ये आपका स्फीयर और हेमिस्फीयर भी यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो इन टोटलिटी हमने पूरे के पूरे 6 3D ऑब्जेक्ट्स का सब कुछ सीख लिया। कल से अपन बिल्कुल एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। फटाफट रिपीट करता हूँ। क्यूबॉइड, पहला ऑब्जेक्ट क्या था क्यूबॉइड, देन इट वाज क्यूब, देन इट वाज सिलेंडर, देन इट वाज कोन, देन स्फीयर, एंड लास्ट में हेमिस्फीयर। फॉर्मूला वाइज भी देखो आप है ना, ग्रुपिंग कर सकते हो। क्यूबॉइड क्यूब के फॉर्मूले थोड़े से सिमिलर दिखते हैं, सिलेंडर कोन के सिमिलर दिखते हैं, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। एक वैसे और है फ्रस्ट्रम, बट वो जैसा कि आप कह रहे हो ओमिट हो गया है, तो फिर उसके बारे में हम डिटेल में नहीं देखेंगे। शॉर्ट में आप ये समझ सकते हैं कि सिलेंडर के 2 इक्वल बेसेस में से, ऊपर और नीचे जो 2 इक्वल बेसेस होते हैं, एक तरीके से ये सिलेंडर और कोन का बीच का ऑब्जेक्ट है। देखो सिलेंडर और कोन में क्या डिफरेंस है भाई, कोन में तो क्या होता है, सिलेंडर में तो क्या होता है 2 बेसेस हैं इक्वल, कोन में क्या है एक ही बेस है और दूसरा वाला बेस बिल्कुल 0 है, पॉइंट है। अब इन दोनों का बीच का एवरेज ले लें, सपोज करो भाई पॉइंट भी ना हो लेकिन छोटा भी हो, तो इन दोनों का एवरेज निकल के क्या आता है, इन दोनों का एवरेज निकल के आता है कि नीचे का बेस तो बढ़िया अच्छा खासा लो, ऊपर का बेस बिल्कुल खत्म मत करो, थोड़ा खत्म करो, मतलब छोटा ले लो। इस तरीके का जो फिगर होता है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बाल्टी, ये होता है फ्रस्ट्रम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रम। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में देखेंगे, बस ये होता है फ्रस्ट्रम, ऐसा अपन ध्यान में रखेंगे, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट आज खत्म कर लिया है, और कल से अपन एक्सरसाइज नंबर 13.1 स्टार्ट कर सकते हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को अपन ने एक ही वीडियो में कवर किया है। आप अच्छे से कल सारे फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द 6 ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग the general formulas, the Ramban formulas, and the formulas of and the particular formulas relevant to each particular object, वो सारे के सारे याद करके, ठीक है। हाँ, और तो क्या बचेगा 13.1 से पहले, हाँ एक चीज और देख लो बस जाते जाते, यूनिट मेजरमेंट के भी क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फटाफट से बता देते हैं। देखो सबसे छोटी यूनिट अपन यहाँ पे हमारा मेन काम रहता है लेंथ से, तो लेंथ की सबसे छोटी यूनिट जो हमको सीखनी है वो होती है मिलीमीटर, उससे बड़ी होती है सेंटीमीटर, उससे बड़ी होती है मीटर, एंड उससे बड़ी होती है किलोमीटर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है 10 का, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है 100 का, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है 1000 का। देखो एक एक जीरो बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अब जब अपन छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, तब अपन क्या करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड।
दैट मीन सपोज करो मुझे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो उसका रिलेशन देखो, इसका रिलेशन अगर 100 का है तो मैं क्या कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। मुझे मीटर से किलोमीटर में जाना है, इसका रिलेशन 1000 का है तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। सपोज करो मुझे मिलीमीटर से मीटर पे आना है, तो रिलेशन देखो 10 तो ये हो गया, 100 ये हो गया, टोटल 1000 का रिलेशन हो गया, तो 1000 से मैं डिवाइड कर दूंगा। इस डायरेक्शन में जब भी जाऊंगा डिवाइड कर दूंगा। और जब मैं उल्टी डायरेक्शन में आऊंगा, लाइक यहाँ से बड़े से छोटे, तो फिर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन वी विल डू व्हाट, मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि सपोज करो मुझे 1 किलोमीटर को ही मिलीमीटर में बदलना है लेट अस से, तो कितने जीरो हो गए, 1000 का रिलेशन यहाँ है, 100 का यहाँ है और 10 का वहाँ है, तो टोटल मिला के 6 जीरोज हो गए, 1000 100 10 में, तो कितने हो गए, 1000 10,000 लाख 10 लाख, 6 जीरोज में 10 लाख हो जाते हैं ना, तो 10 लाख से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। इन केस अगर यहाँ पे स्क्वायर है, जैसे एरिया में स्क्वायर और वॉल्यूम में क्यूब है, मान लो ये स्क्वायर होता, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये मिलीमीटर स्क्वायर होता है, किलोमीटर स्क्वायर होता है, तो फिर क्या करते हैं, डबल बार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे सपोज करो मीटर को मिलीमीटर में, मीटर स्क्वायर को मुझे मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो मीटर से मिलीमीटर आते टाइम मल्टीप्लीकेशन होगा कितने से, 2 जीरो यहाँ आ गए, 3 जीरो से, लेकिन ये स्क्वायर है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनटू 1000, एक बार नहीं 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर, और कल को अगर क्यूब हो तो फिर 3 बार करना पड़ेगा। सिमिलरली वही छोटे से बड़े में आते टाइम जब आप डिवाइड करोगे तो 1000 100 जिससे भी डिवाइड कर रहे हो, अगर स्क्वायर है तो 2 बार और क्यूब है तो 3 बार आपको करना पड़ेगा। फाइन। उसके अलावा एरिया का एक यूनिट और होता है जिसको अपन कहते हैं हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में याद रखेंगे, 1 हेक्टेयर में याद रखेंगे 10,000 मीटर स्क्वायर होंगे। 1 हेक्टेयर में हम याद रखेंगे कितने मीटर स्क्वायर होंगे, 10,000 मीटर स्क्वायर होंगे। और एक और होती है वॉल्यूम की यूनिट इंपॉर्टेंट, लीटर की, तो लीटर में हम क्या करेंगे, देखो लीटर में हम 2 यूनिट्स याद रखेंगे, एक तो सेंटीमीटर क्यूब से और एक मीटर क्यूब से। तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इकट्ठे कर लें, मतलब 10 बाई 10 बाई 10 की एक भगोनी ले लें, तो उसमें 1 लीटर लिक्विड आ सकता है। 10 बाई 10 बाई 10 की भगोनी 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लेगी, उसमें 1 लीटर लिक्विड आ सकता है। ठीक है। और अगर मीटर क्यूब में है, तो मीटर क्यूब में क्या होगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होगा। भाई अगर 1 मीटर लंबा, देखो इसमें तो भगोनी है 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। अब आप सोच सकते हो 10 सेंटीमीटर आपके स्केल से भी छोटा होता है, स्केल भी 15 सेंटीमीटर का होता है, तो इतनी छोटी लंबाई, इतनी छोटी चौड़ाई और इतनी छोटी उसकी गहराई, ऐसी अगर अपन भगोनी ले लें, कोई कोई ऑब्जेक्ट, कोई वेसल ले लें, तो उसमें वी कैन स्टोर 1 लीटर ऑफ लिक्विड। ठीक है। लेकिन अगर 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, 1 मीटर क्यूब का मतलब होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर लंबा चौड़ा और गहरा, इतना बड़ा भगोना, बड़ा भगोना जो शादियों में नहीं यूज करते हैं, बड़ा सारा वेसल, तो उस तरीके का बड़ा भगोना ले लें तो उसमें 1000 लीटर लिक्विड स्टोर कर सकते हैं। तो लीटर का भी याद रखना है आपके क्वेश्चंस, एरिया का भी याद रखना है। ठीक है। चलिए तो काफी है, यूनिट का भी हमने कवर कर लिया पोर्शन। अब अपन कल से सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट कर पाएंगे। अच्छे से इसको रिवाइज करो, वीडियो को कोई डाउट हो तो पूछो, और यू कैन इवन कमेंट और सेंड मी एन SMS और व्हाट्सएप और व्हाट्सएवर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।